Hello students, welcome on Dreamer Study and myself Vibhu Tiwari and today we discuss some important questions regarding class 12th। तो आप लोग देखिएगा ज़रा ध्यान से कि किस तरीके से हम लोग सवालों को टैकल करेंगे और इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं ये सवाल, आप लोग देखिए अच्छे से, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे सवाल। और सवाल की अप्रोच किस तरीके से रखनी है आप लोग को। और हाँ, एक चीज़ और भी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्रगणों में जो है शेयर वेयर करेंगे तो बढ़िया लगेगा हमको। हम आपके लिए पूरा जो है जितना PYQ सेक्शन है और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हम यहाँ पर आपको करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल एक पूछा गया है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, सेट नंबर 7 है 2024 का। ठीक है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, 2024 का मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोग जो है देखिएगा ध्यान से। अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स। तो हमसे बोला है कि अगर हम एक वायर है जिसकी लेंथ L है, समझिएगा, और अगर हम इस वायर को क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें, है ना, तो स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ 2L हो जाएगी भाई, 2L स्ट्रेच कर दें, है ना। तो हमसे बोल रहे हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है, रेजिस्टिविटी पर इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी पर इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल। एक तो मटेरियल पर करती है, दूसरा किस पर करती है भाई, टेम्परेचर पर करती है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को कोई लेना देना नहीं है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पर करता है भाई, रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पर करता है, एक एरिया पर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और टेम्परेचर पर करता है, और मटेरियल पर करता है। क्लियर, मटेरियल ऑफ रॉड या मटेरियल ऑफ कंडक्टर, है ना, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो क्या आता है, देख लीजिए ध्यान से, R इज इक्वल टू रो L/A। क्लियर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कोई भी एक सवाल लगा रहे हैं तो उसके पीछे का पूरा वाय जानने का कोशिश करिए, क्योंकि एक सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं हो सकता है, उसके पीछे भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक सवाल बोला गया है, इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ द मेन करेंट, इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ द मेन करेंट इन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस R, द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी। मतलब क्या बोल रहा है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमने क्या किया है, एक शंट वायर को ऐड कर दिया है। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या, यहाँ पर I करंट जा रहा था, अब IG, और यहाँ पर ये I माइनस IG। क्लियर, ये शंट वायर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R दिया गया है। हमसे बोल रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है IG, इसकी वैल्यू है 10% ऑफ I, 10% ऑफ I। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10% ऑफ I का मतलब 10/100 इंटू I, दैट इज़ I/10। क्लियर। देखिए, वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें आंसर वाइज बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे का टॉपिक का बताना भी ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि शंट वायर यहाँ पर ये ऐड क्यों हुआ है पैरेलल में, एक्चुअल में है क्या, यही नहीं पता होगा हम लोग को। ठीक है, तो उनको हम आपको बता दें। देखिए, जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तब हम लोग एक शंट वायर को ऐड करते हैं इसके पैरेलल में, और शंट वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात को, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शंट वायर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, मोर एंड मोर, एंड द रीडिंग यू गेन, ठीक है, जो तुम रीडिंग गेन करोगे उस समय पे रीडिंग लार्ज अमाउंट का करंट तुम मेजर कर पाओगे। इसका मतलब है कि शंट वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा तुम करंट मेजर कर पाओगे। खैर, ये बात की बात है, अभी इस पर ज़रा ध्यान से देखते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पैरेलल में हमारा क्या होता है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम होता है तो IG इंटू जी हो जाएगा और I माइनस IG इंटू एस हो जाएगा। इज इट क्लियर। हमें चाहिए शंट वायर का रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, IG इंटू जी, I माइनस IG। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा हमेशा,
क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे सवाल लगातार आपके जो है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सवाल को, आगे जो आने वाले सवाल हैं नहीं आप उनको बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से चीज़ों को, ठीक है ना, तो आप सवालों को बना पाएंगे। क्लियर? बाकी हमने आपसे बोला ही है, आप लोग चीज़ों को जितना हो सके उतना शेयर करें, तो आगे हम कोशिश करेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। अच्छा, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है? R है, I माइनस आई जी का वैल्यू I/10 है। क्लियर? तो I/10 इंटू R अपॉन में क्या हो जाएगा? 10I अपॉन में R, सॉरी कितना हो जाएगा? 1 माइनस I/10, 9I अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा? R/9। तो शंट वायर का जो रेजिस्टेंस आया है निकल करके R/9 निकल करके आया है। कई बार ये पूछा गया है, जैसे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी, उस तरीके से ये सवाल पूछा गया है PYQ सेक्शन में, और ये सवाल आपका 2024 में पूछा गया सवाल है। फिर से समझिए। तो कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं है, और जब भी, जैसे हमने आपको बता दिया है, अभी डील कर लिया है, अब इनफैक्ट इसके बाद जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आपका बनाएंगे तो उसमें हम आपसे आपके जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है? अब 2024 का सेट 6 है और इसमें सवाल नंबर है फर्स्ट का D, सेक्शन है फर्स्ट का D। ज़रा देखिएगा ध्यान से, हम पढ़ेंगे भी सवाल को, कई सारे लोग होंगे जो जिनके पास नहीं होगा ये अनसॉल्व पेपर। ठीक है? देखेंगे ज़रा ध्यान से। तो क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल आर R1 एंड R2, क्लियर, रिस्पेक्टिवली। इफ R1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R2, आप लोग जैसे 1 to 1 जैसे सामने है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं सवाल को। इफ R1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R2, क्लियर, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। कई सारे लोगों को सवाल नहीं समझ में आया होगा, अब जरा हम बताते हैं आपको, 1 सेकंड रुकिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, सवाल में क्या बोल रहा है देखिएगा। देखिए हमने क्या किया, 5 रेजिस्टेंस लिए, इक्वल रेजिस्टेंसेस। ठीक है? 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस लिए, हमें नहीं पता हमने क्या लिए। क्लियर? जब हमने इनको पैरेलल में ऐड किया, सीरीज में ऐड किया, है ना, तो इसको हमने R1 बोल दिया, और जब हमने इनको पैरेलल में ऐड किया, क्लियर, तो हमने इनको R2 कह दिया। क्लियर ना? अच्छा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये रेजिस्टेंसेस को हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लें, कोई वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5, हम 5 ही ले लेते हैं। क्लियर? आप लोग जो चाहना वो वैल्यू ले लेना, आंसर आपका वही आएगा। तो हमसे बोल रहा है सवाल में एक चीज़ और बोली, R1 इज n टाइम्स ऑफ R2। इस n की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर? इस n की वैल्यू निकालनी है कि कितने टाइम्स हम R2 को लिखें, मतलब इस n का वैल्यू निकालना है। क्लियर? पहले तो हम देख लें ज़रा कि 5 रेजिस्टेंसेस हैं, मान लेते हैं हमने 5 रेजिस्टेंसेस को किस में ऐड करना है, सीरीज़ में। ठीक है? हमने एग्जांपल के तौर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट कर ली 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितना, प्लस 5, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, तो कितना आ जाएगा 25 ओम, 25 ओम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 ओम जब आ जाएगा तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इसको पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा देखते हैं भाई। 1/RP, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5/5, कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/RP। तो RP का जो वैल्यू निकल करके आएगा 1/RP का 1/1, RP का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा निकल करके, 1 ओम। क्लियर? तो पैरेलल का 1 ओम निकल करके आया है। पैरेलल को हमने क्या लिया था, यहाँ पर R2 लिया था, तो R2 हो गया। R2 की वैल्यू 1 ओम आई है और R1 की वैल्यू कितनी आई है, 25 ओम। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इधर 25 लिखें, R1 की 25 है, तो बताओ ध्यान से देखना, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इट मीन्स n की वैल्यू 25 निकल करके आ गई है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं, देखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है आपसे, अगला सवाल पूछा गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक सभी को पता होगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है।
ई ए होता है ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होता है वोल्ट मीटर और ये होता है मीटर स्क्वायर। कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर निकल करके आ जाएगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। आगे देखते हैं, अगला पूछा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड मिली एमीटर। एक एमीटर है और एक क्या है, मिली एमीटर है। इसका रेजिस्टेंस x1 है, इसका रेजिस्टेंस x2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज लेस देन x2, x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x1 इज, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब भी, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम शंट वायर को ऐड करते हैं जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें छोटा करंट मेजर करना है तो हम शंट वायर का रेजिस्टेंस कैसा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। और अगर हमें बड़ी करंट मेजर करनी तो शंट वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। तो एमीटर बड़ी करंट मेजर करता है तो x1 की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। और मिली एमीटर क्या करता है, कम जो है करंट मेजर करता है, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है x1 इज लेस देन x2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा ही एक और सवाल पूछा गया था आपसे 2019 में भी। देखिएगा सवाल क्या था, उसमें था कि एक वोल्ट मीटर है और एक क्या है, मिली वोल्ट मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस x1 है और इसका रेजिस्टेंस x2 है। क्लियर। तो अब हमें बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यही 4 ऑप्शन थे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, वोल्ट मीटर के केस में पता क्या होता है, वोल्ट मीटर के केस में एक चीज़ होती है कि जो ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर रहा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फिर से समझेंगे, वोल्ट मीटर इस तरीके से बनता है, ये गैल्वेनोमीटर है। जब हम इसमें एक रेजिस्टेंस वायर को ऐड कर दें, जितनी ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी इसकी, उतनी ज़्यादा हम वोल्टेज मेज़र कर पाएंगे। फिर से समझो, जितनी ज़्यादा इसकी रीडिंग होती जाएगी, मतलब कि अगर इसकी रीडिंग ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वोल्टेज मेज़र कर पा रहे हैं, अगर इसकी रीडिंग कम है तो हम कम वोल्टेज मेज़र कर पा रहे हैं। टेक्निकली x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 इसके केस में, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ गई दोनों की। तो ये सवाल जो है आपसे 2019 में पूछा गया था और ये वाला जो सवाल है 2024 में आपसे पूछा गया है। देखिए सवाल जो है आपसे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं पूछेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ठीक ठीक नॉलेज होगी, आप सिर्फ ये सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये है, क्या वो है, तो हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं फिजिक्स में बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, सवाल लगाइए, PYQ सवाल लगाइए। इनफैक्ट हम जब डील कर रहे हैं तो उसको सुनिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। चलिए अच्छा, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं ध्यान से क्या सवाल है। सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल क्या है, देखना पड़ेगा भाई हमको भी, कहाँ पर है सवाल। अच्छा सवाल है और ये सवाल है सेट नंबर 5 2024। आइए चलिए देखते हैं, देखिएगा। तो सवाल में पता है क्या बोला है आपसे, ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला है द साइड ऑफ 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ L एंड 2L। देखिए 2 सॉलिड क्यूब हैं, एक का लेंथ L है और एक का लेंथ कितना है, 2L है, सॉरी 3L है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई। ये हो गया, इसका मान लेते हैं एक साइड क्यूब का ये लेंथ L है और इसका भी मान लेते हैं L है। ठीक है, ओके। ध्यान से देखते हैं, है ना। और एक और है जिसकी लेंथ कितनी है, 3L है। समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो सवाल निकल करके आंसर मतलब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, है ना। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा। अब एक बार ज़रा सवाल को फिर से पढ़ देते हैं, क्या बोला था इसने। हमसे बोला है, मतलब सारी साइड्स क्यूब में तो सेम ही होती हैं, ठीक है। हमसे बोला है कि 2 सॉलिड क्यूब हैं। अगर हमने क्या किया है, 2 सॉलिड क्यूब्स हैं जिनका एक मटेरियल सेम मटेरियल से बने हैं और अगर एक की लेंथ L है दूसरे की लेंथ 3L है, तो हमें बताओ कि उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस R1 मान लें, इसका रेजिस्टेंस R2 लेट कर लें। ठीक है, इनका रेशियो बताना है R1 R2 का। अच्छा, एक बात बताइए ध्यान से, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है कि नहीं होता है, बोलिए। A मतलब एरिया। तो अगर हम इसका एक फेस का एरिया निकाल दें या सारे फेसेस का निकाल दें
तो काम तो वही करेगा ना। तो चलिए अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सारे फेसेस का निकाल दो तब भी आंसर वही आना है, तो इसी वजह से एक फेस के एरिया से हम काम चला लेंगे। क्लियर। और इसका लेंथ कितना है, एल है, रो हो गया, दैट इज R1। R1 की वैल्यू ये निकल करके आगे की नहीं आगे बेटा, कट करना चाहो तो कर सकते हो। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन एल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब R2 अगर देखें तो R2 क्या आएगा, रो रेजिस्टिविटी सेम एंड 3L अपॉन में 3L का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 3L 9L स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, R2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई रो अपॉन में 3L। क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालना है R1 डिवाइडेड बाई R2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा, रो बाई एल अपॉन में रो बाई 3L। ठीक है, ये भी सवाल 2024 का ही है, सेट नंबर 4 का। तो इससे इसको कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, R1 बाई R2, तो आ जाएगा इसका रेशियो 3:1। ठीक है भाई, ये 2024 का सवाल है। ऐसा ही सवाल एक बार पहले भी पूछा जा चुका है जिसमें L और 2L दिया गया था। क्लियर। अब भाई इतना सिमिलैरिटी रहता है प्रीवियस ईयर से। अब भी अगर आप लोग सोचें कि पेपर टफ है, इजी है, आई थिंक आपने पढ़ा ही नहीं है अच्छे से, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। और हम सच बताएं, अभी तक हमने आपको जितने भी सवाल बताए हैं ये सारे के सारे MCQ सवाल थे, और आपको लगा नहीं होगा ये सारे MCQ सवाल हैं ठीक है ना, क्योंकि हर सवाल में लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। एक सवाल पूछा गया है, ध्यान से बताइएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग से है, सभी से सवाल, और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे बताऊँगा, मैं और फ्रिक्वेंटली बेसिस पे बताऊँगा। अगर आप लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक फैक्टर होगा कि मैं आपको क्या ही मतलब कैसे कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी 2 साइडेड वे में होती है। चलिए खैर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन होल्ड्स इन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा यहाँ पर होगा लॉ, कौन सा लगेगा। तो बेटा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, देखिए जरा, ये एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, ठीक है, यहाँ पर जब आकर के कोई लाइट गिरेगी जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये लाइट गिरेगी तो लाइट जब गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में खर्च होगी, और कुछ एनर्जी निकल जाएगी, है ना, जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी करेगा। तो अगर ओवरऑल तुम देखो तो गिवन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा समझाते जाते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ लोग जो है वीडियो बीच में देख करके मतलब रोक देंगे, जो भी है उनकी जो भी मेंटेलिटी हो, लेकिन हमें, मेरा ये मानना है कि अगर 10 लोग का भी भला हो रहा है मेरे से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप लोग को एक अप्रोच देना चाहता हूँ, आप लोग किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखें, इनफैक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग करें। क्लियर। अब जैसे अब यहाँ पे समझ लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए होता क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भी हम किसी लाइट रे को किसी भी मेटल सरफेस पर जब हम गिराते हैं तो वहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और भी है, मन में ख्याल आएगा कि क्या हर बार इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं भाई। जैसे आपसे हर बार कोई बोलता होगा और आप काम कर देते होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता होगा। एक ऐसा चीज़ होता होगा, एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती होगी जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग W और फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। The minimum energy required for the emission of electron from the metal surface. क्लियर, अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए काफ़ी हो। बात समझ आई। अगर उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं आपने 100 एनर्जी इसको दी है और इसकी रिक्वायरमेंट है 80 की, ठीक है, 80 की रिक्वायरमेंट है, 100 दे दिया आपने, 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 जो एक्स्ट्रा होगा उससे ये काइनेटिक एनर्जी करेगा।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। और चलिए अच्छा, एक सवाल और भी है। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा बच्चे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी, ये सेट नंबर शायद 5 था, 5 का सेट नंबर 5 का है ये। और ये जो सवाल अब हम बताने वाले हैं ये सेट नंबर 4 का है, तो देखिएगा ध्यान से। क्या बोला है जरा ध्यान से देखेंगे। चार्ज ऑन अ हॉलो मेटलिक स्फीयर इज 10 कूलम। हॉलो मेटलिक स्फीयर, फिर से समझिएगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तो यहाँ पर जो है इसमें 10 कूलम दिया गया है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और हमसे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी। तो देखिएगा कई सारे लोग जो है इसका आंसर निकालना शुरू कर दिए होंगे। कहीं ना कहीं अगर हम आपको कहें कोई कंडक्टिंग हॉलोमेट्रिक स्फीयर अगर है और हम उसके अंदर भीतर जो है 10 कूलम का चार्ज रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इंड्यूस होकर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके इफेक्ट में आकर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। तो अंदर वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये चार्ज भीतर ना होकर के कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है भाई, बाहर होगा। ओके, 10 कूलम का चार्ज बाहर आ गया, ऑटोमेटिकली हमने रखा अंदर था। ठीक है, तो अंदर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे लोग कैलकुलेट करने लगेंगे तो मत करिएगा कैलकुलेट, क्योंकि कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक सवाल पूछा गया है, फॉर्मूला फॉर द डायनेमिक मास ऑफ अ फोटोन। फॉर्मूला फॉर द डायनेमिक मास ऑफ अ फोटोन, ये बड़ा जो है तो आप लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे अभी। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। ये सवाल है सेट नंबर 4 FV एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का E। तो इसमें क्या बोला है, फॉर्मूला फॉर द डायनेमिक मास ऑफ अ फोटोन। डायनेमिक मास ऑफ अ फोटोन, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू mc², दिस इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। एंड एक पढ़ा होगा E इज इक्वल टू h न्यू। क्लियर, h न्यू मतलब एनर्जी वाला। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराते हैं, 1 और 2 कंपेयर, ठीक है कंपेयर, तो यहाँ पर क्या आता है, एच न्यू इज इक्वल टू mc²। तो कहीं ना कहीं ये जो मास होता है यही होता है मास ऑफ फोटोन। क्या होता है, मास ऑफ फोटोन, डायनेमिक मास बोल दो। तो m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन c²। एक तो ये निकल करके आ गया, ये भी सत्य है। और एक क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है ध्यान से देखेंगे। न्यू इज इक्वल टू होता है, सी इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। अब ये याद करने वाली चीज़ें तो हैं, साथ में समझने वाली भी चीज़ें हैं। कई सारे बालक सोच रहे होंगे कि सर तो जो है बताए पड़े हैं और हम कैसे याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे बच्चों का पूछा गया सवाल है, याद नहीं करना है। फिर से हम बोल रहे हैं, उस चीज़ को समझो कि सर ने अगर ये बात बोली है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके पीछे, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, वो चीज़ कहाँ से आई है। कहीं ना कहीं जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। और एक चीज़ और भी होती है, ज़्यादातर यूथ में वो कॉम्प्लेक्सिटी अपने के अंदर ले आता है। वो सोचता हमको समझ में आना नहीं है और बेकार का ही है ये सब, टीचर तो बस बता देते हैं कहीं से भी कुछ भी। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक क्ल्यू होता है, हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, हर चीज़ का पीछे से एक, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। सी अपॉन लैम्डा जा करके रख देंगे तो एक और नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। डेवलप यहाँ पे ये हो गया, सी से सी कट कर दिया, m इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा सी। अब देखो ऑप्शन में अगर ये दिया जाता और ये ना दिया जाता तो कितने सारे लोग नहीं मारते ऑप्शन में टिक। इनफैक्ट उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इसीलिए कह रहे हैं किसी भी चीज़ का डेप्थ में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, आगे देखो जरा ध्यान से, अगला सवाल क्या है ध्यान से देखते हैं। अच्छा देखिएगा, एक बहुत ही फेमस सवाल पूछा गया है इस ईयर में, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। सेट नंबर 2 में एक सवाल है 2024 का कि दो मैग्नेट हैं, समझिएगा। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर सी है ना। और ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। सवाल में क्या बोला है, टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट, टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट
ठीक है, दैट इज़ अ M1 M2। समझते रहिएगा, जो लोग जो है अपना नोट भी कर सकते हैं सवाल जो हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे से बोल रहा हूँ समझने के बेसिस पर। आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर if the magnetic field intensity at point P due to magnet A1 is 2 into 10 की power minus 3 Tesla, then find out the total magnetic field intensity at P due to both of the magnet। आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, फिगर के बगैर आएगा कैसे, फिगर दिया गया है आपको, ठीक है भाई। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से ये इस तरीके से देखते हैं जरा ध्यान से, ये दो जो है मैग्नेट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। देखते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये इसको A1 बोला है मैग्नेट, और इसकी जो इंटेंसिटी दी गई है इसको हम B1 कॉल कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी कॉल दी गई है 2 into 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। क्लियर। हमसे इन्होंने बोला है कि इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। क्या बोला है? हाँ, फाइंड आउट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसको पॉइंट P कॉल किया है। यहाँ से इसका डिस्टेंस D है, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना है? D है। कितना है भाई? D है। चलिए अच्छा करते हैं ध्यान से। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, डाइपोल आइपोल मूवमेंट अगर थोड़ा भी अगर आपको ध्यान हो तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ध्यान से देखते हैं। अगर आप देखें तो जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाती है, तो ये B1 बाहर की तरफ चला जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? और क्योंकि साउथ पोल से ज़्यादा ही होगी, समझ रहे हो ना, पूरे ओवरऑल नॉर्थ साउथ की मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल पोजीशन के कारण आएगी वो क्या आएगी? B1। अच्छा देखना, यहाँ पर अगर हम डाइपोल ये वाला करें इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो एक तो यहाँ पे जाएगी नॉर्थ पोल के कारण, साउथ पोल के कारण यहाँ जाएगी, और जो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज़ अ B2, वो कहाँ जाएगी? इधर आएगी। ठीक है, हमें तो चाहिए नेट, B1 और B2 का नेट चाहिए। समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखते हैं, ये प्रूव नहीं है भैया। प्रूव अगर आपको नहीं आता होगा तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे इस तरह के। समझ रहे हैं ना? अगर आपको नहीं भी आता है ना, आप दोबारा से पूछ सकते हैं, बट समझिएगा जो हम बातें बोल रहे हैं, जो हमने बातें कही हैं, जो हम बातें कहेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग उससे रिलेट करिए। ये क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये एक्सियल पोजीशन को शो कर रहा है, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बाहर की तरफ जाएगी, है ना? अब मन में सवाल आएगा, अंदर भी तो आ सकती है। हाँ, आ सकती है, बट अगर इधर साउथ पोल होता तो भीतर की तरफ, इधर की तरफ आती नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब फिगर में ये नॉर्थ, क्योंकि देखो जो एक तरीके से देखोगे, नॉर्थ जो है +M होता है और साउथ जो है -M होता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी जाती है बाहर की तरफ जाती है इसकी अंदर। जब इन दोनों का नेट, जैसे मान लेते हैं साउथ ये है, ठीक है, और नॉर्थ ये है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं ये B है, और B इसको VA मान लो और इसको VB मान लो। ठीक है, तो जो नेट जाएगी तो कहाँ निकल करके जाएगी? बाहर की तरफ ही निकल करके जाएगी। तो हमने नेट कहाँ ली है? बाहर निकल करके। ठीक है, और बाकी इनका तो पता ही है, अगर डेरिवेशन पता होगा तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे V = अंडर रूट, ये जो है आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा 2V1 V2 cos थीटा। क्लियर है कि नहीं है? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। 180 डिग्री है? 180 डिग्री है? 180 डिग्री है? नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो कितना हो जाएगा? 90। यहाँ पर 90 रखोगे, तो जब यहाँ पे 90 रखोगे तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हम अब स्टेप करेंगे नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। V1² V2²। अब जरा V1 की वैल्यू रखते हैं। अगर आपको डेरिवेशन आपने करी होगी तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, μ0/4π, है ना, 2m/r³ होता है। r की जगह यहाँ पर d लिया गया है तो d³ हो जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे μ0/4π 2m की जगह m हो जाता है। किसमें? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। समझ रहे हैं ना? इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या हो जाता है? m हो जाता है। चलिए अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d³। चलो भाई, सब लोग जो है टिके रहिए, और जो है टिके रहेंगे तो हम भी आप लोग के लिए टिके रहेंगे। अगर हम इससे ये कॉमन कर लें, ये चीज़, तो अगर हम ये कॉमन करेंगे तो क्या होगा? μ0/4π m/g³। ठीक है, इसका स्क्वायर पूरा कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो बचा। ठीक है, अच्छा इसको, ये स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये बाहर निकल आएगा एक तरीके से, है ना? क्या निकल आएगा? बाहर। बाहर दिख रहा है आप लोग को? हाँ ठीक है, तो ये बाहर निकल आएगा μ0/4π। हाँ दिख रहा है, 4π m/d³, और ये अंदर क्या बचेगा?
2 2 4 2 टू द 4 4 1 5, तो ये √5 अंदर बचा है, इतना आ गया। ये b का वैल्यू अभी अभी इतना निकल करके आया है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, μ0/4π, समझ रहे हैं ना भैया। चलो देखो m/d³। अच्छा देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम इसको b1 बना दें, क्या बना दें, b1, तो कैसे बना सकते हैं, हाफ का मल्टीप्लाई हाफ का डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा b1 हो गया कि नहीं हो गया। तो v इज इक्वल टू हाफ ऑफ b1 √5, ठीक है। अच्छा बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना दिमाग लगाने के लिए तो गजब का जो है ज्ञान होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सवाल अगर नया आया तो आप लोग के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आप लोग पहले से टैकलिंग करने का एक तरीका आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ √5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.22 × 10⁻³ टेस्ला। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं ना कहीं अगर हम आपको बता दें इस सवाल का जो मार्क्स बेसिस पे था, तो 2 मार्क्स का था ये सवाल, ठीक है, समझिए आप ध्यान से 2 मार्क्स का सवाल था, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सवाल अच्छा था, तो 2 मार्क्स का हो चाहे 20 मार्क्स का हो, सवाल तो सवाल है। वैसे 20 मार्क्स का होता नहीं, हाईएस्ट 5 मार्क्स का होता है एग्जाम में। तो चलिए, अच्छा एक सवाल और है आगे, फिर इस वीडियो को हम पॉज करेंगे, और पॉज मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और ये जो हम करवा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेशंस हैं आप लोग के लिए। आप लोग जितना फ्रिक्वेंटली इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे, जितना फ्रिक्वेंटली इस वीडियो मतलब क्या करेंगे, हाँ मतलब शेयर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट चाहिए देखिए, ठीक है, सपोर्ट ऐसा चाहिए कि आप लोग वीडियो को देखिए जिससे कि हमें मोटिवेशन आए आपकी वीडियो बनाने के लिए, है ना। हाँ, तो मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा मतलब आप लोग देखें, ये फ़ायदा होगा मेरा, है ना, बाकी क्या फ़ायदा हो। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया था इस साल सेट नंबर 1 में आपसे पूछा गया था। जनरली इस बार सेट नंबर 1 ही सर्कुलेट हुआ है ओवरऑल जगह पे, लेकिन खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं और सवालों पर आते हैं। वो सब बात की बातें हैं, जब हम बाद में बातें करेंगे ये सब। फिलहाल ज़रा सवालों पर आते हैं। सवाल क्या है कि हमें बताना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फोर्स, determine the nature of force acting between two parallel current carrying conductor when number 1 current is in the same direction in conductors, number 2 current is in opposite direction in conductors। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में मान लेते हैं करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन कंडक्टर एंड इन अ सेम डायरेक्शन। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। इसको हमने नाम दिया है वायर 1, इसको हमने नाम दिया है वायर 2, इसको हमने नाम दिया है वायर 1, इसको हमने नाम दिया है वायर 2, इसको हमने नाम दिया है केस 1 और इसको हमने नाम दिया है केस 2, ठीक है भाई। चलिए पहले तो केस 1 पर आते हैं, केस 2 की बात है, देखते हैं ध्यान से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, मज़ा आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मज़ा नो सर, हमको तो नहीं आ रही मज़ा, हमको तो लग रहा है क्या ही बता रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं। देखो ज़रा ध्यान से, तो देख नहीं रहे हो, देख लो भैया, तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है ये। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो तुम इस वायर में जब देखोगे दैट इज़ अ करंट I1, अगर इसको नाम दे दें, इसको I2 नाम दे दें, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I1 I2 बोलोगे। जो हमसे पूछा है ज़रा उसको बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्स बताना है, कैसे क्या किस नेचर का होगा, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सभी लोग को पता है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन करंट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन करंट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, then thumb indicates the direction of current and curling finger indicates the direction of magnetic field। हिंदी में बोले तो अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को तय करेंगी। क्लियर। अच्छा देखो मेरी बात समझना, ये क्या होगा, अगर इस इधर है तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, भीतर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, भीतर की तरफ, ठीक है भाई, दैट इज़ अ B1 इसको कॉल करते, भीतर की तरफ। अच्छा यहीं पर जैसे मन में ख्याल आता, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इधर भी तो आएगा। हाँ ठीक है आएगा भैया आएगा, लेकिन इसे लेना देना क्या है, इधर एक वायर था, इधर एक वायर था, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इस वायर पर पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये बात बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज आते कि सर इसका ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो बता देंगे क्या हो रहा है। चलो अच्छा देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखेंगे व्हेन करंट गोज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कहाँ जाएगी,
इधर जो है इधर होगी इनवर्ट डायरेक्शन में, होगी कि नहीं होगी, ये होगी, दैट इज अ B2। अब लोग समझ नहीं पा रहे होंगे B2 क्यों बोल दिया, अरे भाई वायर नंबर 2 है, I2 करंट के कारण प्रोड्यूस हुई है B2। तो मन में ख्याल आएगा कि सर ऐसे है तो यहाँ पे निकल के भी आएगी, लेकिन इधर तो वायर नहीं है, तो वायर का इफेक्ट कहाँ पर होगा, इधर ही होगा। चलिए ठीक है, इतनी बात आ गई। अब फोर्स की बात करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आ जाएगी, 100% आ जाएगी। अच्छा देखिए, अब हम करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़, ठीक है। इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे, थंब मिडिल फिंगर नहीं फोर फिंगर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, नहीं करंट का डायरेक्शन शो करता है, ओके। थंब करंट का डायरेक्शन नहीं शो करता, फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द फोर फिंगर, एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो आराम से भाषा में बताते हैं, ये सब अंग्रेजी विदेशियों की भाषा है। थंब जो है हमारा किसको शो करेगा, ये हमको शो करेगा, काहे को, हाँ भूल गए लो, हम भी भूल गए, काहे को शो करेगा, अरे फोर्स को शो करेगा भैया। और ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और ये करंट को शो करेगा। आओ जरा यूज करते हैं इसका। देखो मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ है, देखो ये वायर मान लेते हैं, ये वायर बाद में आया सपोज दैट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसमें, भीतर की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, भीतर की तरफ करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लग रही है, देखो इधर की तरफ लग रही है, तो फोर्स हमने इधर दे दिया इसको, दैट इज अच्छा इस फोर्स को नाम दे दिया हमने F1 फोर्स नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, ठीक है। करंट नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो फोर्स लग गया इधर की तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हो रहा है फोर्स बाजी, वो हो रहा है रिपल्सिव नेचर। कैसा है, रिपल्सिव नेचर, ठीक है भाई। इतनी बात कह करके हम निकल सकते हैं। अब अगर फॉर्मूला जैसे डेवलप करना पड़ जाए तो क्या होगा, देखो जरा, F इज इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो है नहीं होगा हमारे बीच में, क्योंकि ये 90 डिग्री पर एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पर जो है हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा 90, तो ये हट गया, F इज इक्वल टू IBL। अच्छा अगर हम F1 की बात करें, समझ रहे हो ना, F1 फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कौन सा है, F1 में I1 करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2 है, कौन सा है भैया, B2 है, और लेंथ ऑफ वायर हमने मान ली L, क्लियर, लेंथ ऑफ वायर हमने क्या मान ली, L, यहाँ से R डिस्टेंस पर दूसरा वायर रखा है, लेंथ ऑफ वायर हमने क्या मानी, L, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा F1 अभी निकल कर, अभी पूरा नहीं F1 आया है, समझिएगा पूरा, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अच्छा अगर हम B2 निकालें तो B2 क्या होता है, जरा देखो भाई, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मान लेते हैं B2, देखो जरा B2 यहाँ पर जनरेट हो रही है, किसके कारण हो रही है, I2 करंट के कारण, ठीक है। ये I2 करंट है, इसके कारण यहाँ पर B2 जनरेट हो रही है। मतलब कि क्या फॉर्मूला लगेगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं होता, 2 पाई होती, 2 पाई I, अच्छा देखो B2 किसके कारण जनरेट हो रही है, I2 के कारण, तो I2 अपॉन R स्क्वायर होती, R होती बेटा, R होती, चलो देखो, अच्छा R मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, R होती कि R स्क्वायर होती, R होती बेटा, ठीक है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, ठीक है। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और क्या हो जाएगा इधर I1 I2, और इधर क्या हो जाएगा I1 I2, और क्या हो रखा है RL, ये निकल करके आ गया है पूरा का पूरा फॉर्मूला। यही सेम फॉर्मूला F2 के लिए भी निकल करके आएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी ना। अब इसको देख लीजिए जरा ध्यान से, इसमें क्या है जरा ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या है, इसको हमने नाम दे दिया I1 करंट, इसको हमने नाम दे दिया I2 करंट। देखो करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, इस जगह पर। अगर इस वायर के उस पर देखते हैं, समझना, इस ओर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही, भीतर, और इधर कहाँ आ रही, बाहर, राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे भीतर हो गई भैया, दैट इज अ B1। एंड अगर हम फिर से देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रही, इधर भीतर जा रही है, और इधर कहाँ आ रही, इस वायर के लिए आ रही है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम दे दिया, V2,
क्लियर। अब आते हैं फोर्स जानते हैं फिर से। इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच अ वे, ठीक है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? भीतर की तरफ। करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ है? अरे भैया फोर्स कहाँ है? इधर की तरफ। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे राइट हैंड लिख पाएंगे। फोर्स कहाँ है? इधर की तरफ। इधर की तरफ, इधर की तरफ। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कहाँ आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, देखिएगा बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ है। करंट को ऐसे घुमा दो, ऐसे। करंट कहाँ है? अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट कहाँ है? ऊपर। ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ। तो थंब फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। दैट इज F1, ठीक है। बस हो गया। इसमें क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का है। कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर का है ये। अच्छा देखो, जो F1 होगा और जो F2 होगा, इसका जो फॉर्मूला निकलेगा यही सेम फॉर्मूला निकलेगा जो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। क्या? μ02π I1I2 अपॉन में RL। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, कुछ लोग इसको समझ लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। F1 और F2 का सेम ही फॉर्मूला होना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी F2 का सेम ही फॉर्मूला होना है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अभी भी ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। लेकिन आप लोग को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भर देना होगा एकदम से, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता है। हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करिए ठीक है। आपका प्रॉफिट हो तो आप वीडियो देखिए, ना हो तो ना देखिए, है ना। नहीं देखिए फिर भी, तभी तो समझ में आएगा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा, तो हमारा ये मिशन है कि जितने भी PYQ हैं, जितने भी PYQ हैं ICSE, CBSE, ISC, CBSE और यूपी बोर्ड में जितने भी PYQ हैं, बाकी सवाल तो सेम ही होते भैया, ठीक है। इसमें जो है बोर्ड का है ना, डिवाइडेड बाय बोर्ड, यूनाइटेड बाय सवाल, है ना सवाल मतलब क्वेश्चंस, डिवाइडेड बाय बोर्ड्स, यूनाइटेड बाय क्वेश्चंस। सब में ये जो इंपॉर्टेंट होता है, सारे बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट ही होता है। जो इंपॉर्टेंट है, हम आपको जो समझाएंगे वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो खैर आखिरी में कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। बात ऐसी है कि अगर आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सारे बच्चों का एक सवाल आता है कि सर न्यूमेरिकल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बिल्कुल आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अच्छा ये बताइए, क्या पहली बार में आपको न्यूमेरिकल लगाना मतलब जैसे पहली बार में सारे आप न्यूमेरिकल लगा लें, ऐसा नहीं होगा। सोचना तो पड़ेगा ही। और बच्चा जो है मोस्ट प्रोबेबली, जो मैंने देखा है, जिनको सवाल नहीं आ रहे हैं वो सोचना ही नहीं चाहते। अब जैसे यहीं पे कई सारे बच्चे जो है इन्हीं में जो है सोचते सोचते जो है उनका दिमाग फट रहा है कि भैया ये क्या है, जबकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है जनरली। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और सवालों को करते समय वक्त देना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई बहुत अच्छी राय दे रहा है तो उसको सुनना भी पड़ेगा रुक करके, वो YT पे दे रहा हो, 1 to 1 दे रहा हो आपको। और फिर से समझिए, हम फिर से चाहते हैं जितने भी लोग जुड़े, हम आपको ऐसे डिक्टेट करना चाहते हैं जैसे आप हमारे सामने हैं, ठीक है। बिल्कुल सामने हैं सामने ही तो है, ठीक है। तो आप हमारे सामने, हम आपके सामने, और हम आपको जैसे चीज़ें बताते जाएं, आप गेन करते जाइए, करते जाइए और देखेंगे आप धीरे धीरे आपको फिजिक्स आने लगेगी और धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए और बिल्कुल जो है सबको शेयर मार दीजिए एकदम से, जितने लोग हैं। शेयर नहीं मारेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं हमारा ही फ़ायदा हो जाए, बहुत है गलत सोचते हैं। इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई, जो भी आप लोग मानते हो, ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं सभी, तो कहीं ना कहीं पूरी इंडिया का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, और हमारा भी होना चाहिए चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।